अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब, और रऊफ साहब हरमीत टेक्निकल वजूहात की बिना पर आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। खैर थोड़ी देर में भी कोशिश करते हैं अगर कोई टेक्निकल हमारी वजह ठीक हो जाती हैं तो फिर वो हमारे साथ शामिल हो जाए। हाँ। उतनी देर हम हमारे साथ आज एक गेस्ट भी मौजूद है, सलीम सांधू साहब। इनकी तरफ हम बाद में आई टॉप स्टोरीज शेयर कर लूं। टॉप स्टोरीज ये हैं कि सबसे पहले हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि लोग इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, वकला गर्दी पर हम बात करेंगे कि वकील इतने अक्खड़ मिजाज रिजिड किस्म के क्यों होते हैं। फिर हमारा सिंगर के साथ टाइम होगा, असद कुरैशी म्यूजिकल टाइम होगा और उनको हम शो में इन्वाइट करेंगे। फिर हम चाकरे आजम दरबार है, उस पर एक खुसूसी पैकेज, हाँ वो दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद सब रंग डाइजेस्ट जो था, जो कई नस्लों तक पढ़ा गया, वो अब क्या होती है, असल में कहानी पढ़ना क्यों जरूरी है, जरा इसके बारे में हम बात करें। हाँ। कि कहानी इन दिनों खास तौर पर जब पेंडेमिक है, आपको कितना मौका मिलेगा अगर आप सब रंग 3 किताबी शक्ल में आपको मिल जाए। हाँ। और दुनिया जहान की कहानियां पढ़ रहे हों। हाँ। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ। और इकबाल खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फिल्म का ट्रेलर भी दिखाएंगे और एंड पर हम स्टाइलों की इंटीग्रेशन दिखाएंगे कि इस साल इस समर्स जो हैं वो स्टाइलों कौन कौन सी उसकी नई कलेक्शन आ रही है, तो इस पर भी हम आपको एक खुसूसी पैकेज दिखाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सलीम सांधू साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान लॉ एसोसिएशन है। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। वकला गर्दी की जो टर्म है इससे हम सब फेमिलियर हैं और आए रोज़ ऐसी जो खबरें हैं वो अखबारात और मीडिया की जीनत बनती रहती हैं। रियासत को इतना खास एक्शन भी नहीं ले पाती। वकला खुद को कानून से बालातर क्यों समझते हैं, क्या रीज़न है? जी बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लफ्ज़ है वकला गर्दी, ये एक मुनासिब नहीं है इस्तेमाल करना। ये कुछ अगर कोई 1-8%, कोई अगर परसेंट भी, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, कुछ चंद एक होंगे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अगर किसी का कोई ऐसा फॉर द टाइम भी ऐसा कोई उनका रवैया बन गया, तो अब आप इसको बिल्कुल भी इसको पूरी पाकिस्तान के जो लाखों की तादाद में वकला हैं उनके साथ मंसूब ना करें। ये एक ज़्यादती की बात है। ये एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और ये वाहिद वो तबका जो डबल ग्रेजुएट होते हैं। सही। और इसके अलावा अब तो जैसे LLB ऑनर आ गया है, वैसे ही वो 3 साल ख़त्म हो गया है। अब तो बड़ा स्क्रूटनाइज तरीके से आके हर किस्म की ग्रूमिंग हो के हर चीज़ मुकम्मल होने के बाद आगे जो है नई जनरेशन आ रही है। जैसे हम यंग वकला जो हैं, हम भी उसी प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं। तो अभी एक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ के मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि ये जो वकला गर्दी का लफ्ज़ है, ये ऐसे ही इसके साथ फिट कर दिया गया। इसका बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं है। मतलब आपको मीडिया में जो खबरें आती हैं, ये तमाम मीडिया जो है वो अब उसको इसी तरह पेंट करते हैं। नहीं, गलत करते हैं ना। देखिए ये होता है कि एक के बाद एक वाकया होने लगता है। पुलिस को शिकायत होती है, हम कहीं रोके तो हमें मारा जाता है। नहीं, ये ऐसा है, मैं वही बताता हूँ। गाड़ियाँ हम रोकें, उनकी कोई चालान करने की कोशिश करें तो हमारे साथ बदतमीजी होती है। वो वाकया ऐसे है ना जो एक से एक दूसरा जुड़ जाता है। जजेस कहते हैं कि जी हमारे साथ बदतमीजी। जजेस कहाँ से आए? हम में से गए नहीं, वो गए तो हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला वाकया हुआ था, तो जस्ट अभी मैं बताता हूँ उसमें ऐसा है कि देखिए कि जो आपने बात की पुलिस की, अब एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, हम रिस्पेक्ट की डिमांड भी करते हैं और देते भी हैं। और अगर हमसे अगर एक बंदा वो इस तरह से, देखिए पहली बात तो ये है कि एक सोसाइटी वाहिद वकला की है, लॉ स्टूडेंट्स की है, जो डॉक्टर ऑफ द सोसाइटी हैं। उन्होंने इस सोसाइटी की जो है वो हर तरह से मरम्मत करनी है। मैं सादा ज़बान में कह दूँ, कौन से वाली मरम्मत है? ये कानूनी वो वाली मरम्मत नहीं है जो आप समझेंगे। मतलब ये कि ये ज़रा उर्दू में इसका लफ्ज़ है और इंग्लिश में ये कि हमने इनको काउंसलिंग करनी है। ठीक है, तो काउंसलिंग ही करनी होती है। अब अगर एक मैट्रिक लेवल बंदा जब तू तरा पे और हमें लॉ सिखाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे अगर किसी ने कोई फॉर द टाइमिंग शटअप कॉल दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई वकला गर्दी होगी। और अगर आप ये समझते हैं कि ये डोमिनेंट रहें, आप ये समझते हैं क्या कि वकला को पुलिस इन पे डोमिनेंट रहे ताकि इंसाफ का जो म्यार है, जो क्वालिटी है, वो बेड़ा गर्क हो जाए, जो पहले ही इस हुकूमतों ने बेड़ा गर्क कर दिया 1860 से बाद आज तक, तो कोई उसको लाख तो बदल नहीं सके, जो एम्पीरियलिज्म का चल रहा है। तो बात सिर्फ ये है जनाब कि कोई तो चले, उसको आप ज़रा इस पॉजिटिव सेंस में भी रखें
कि अगर कोई डेयरिंग है जो आपको इंसाफ दिलाता है, जो यहाँ पर पुलिस की और या कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज की गुंडागर्दी नहीं होने दे रहा, तो वो एक वकील ही खड़ा है जो मुआशरे के लिए लड़ता है, मुआशरे को इंसाफ दिलाता है। मुआशरे में जितनी भी ज्यादतियाँ की जाती हैं, अब देखिए ज़्यादातर जो FIR हैं वो जनाब वो 100% दुरुस्त होती नहीं। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये, तो जब ये सच की आवाज़ उठाएंगे तो फिर इस किस्म की तो फिर नेगेटिविटी तो फिर ये फैलाएंगे। क्या सब सच की आवाज़ उठा रहे होते हैं? चूँकि बेशुमार वकील, मैं शिकायतों की बात कर रहा हूँ और जी अच्छा जी करें आप उसकी मतलब ये इसका मतलब नहीं है कि मैं दिल से मतलब आपको को बुरा कह रहा हूँ, ठीक है, में जैसे अच्छे बुरे लोग हैं उस तरह आपके अंदर भी हैं, लेकिन मसला ये है कि कानून को गलत राह पे लेके जाना वो भी वकील ही कर रहे हैं। आप ही के भाई बंदे हैं जो वहाँ पे मतलब जाके, कौन सी गलत राह होती है? हमारी एक कोर्ट है जिसमें हमने सारा कुछ रखना है, वो गलत राह समझते हैं आप? नहीं, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा। हाँ जी, और कौन सी राह? कोर्ट तक गवाहों को लाना, झूठे गवाहों को कोर्ट तक जाली, दूसरी तरफ भी वकील साहब खड़े होते हैं, उनका काम है उनको जज करे और एक एग्जामिनेशन सिस्टम है पूरा। मतलब ये तो आपने मान लिया कि नहीं एक मैं ये मान नहीं रहा, ये मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा कर भी लेता है, पहली बात तो ये विटनेस पेश करना प्रोसिक्यूशन का काम है, वकील का काम नहीं है। नहीं, वो अपने केस की, देखिए अब एक कंप्लेनेंट है, वो अपने विटनेसेस खुद लाता है और उसको दूसरी तरफ भी एक वकील साहब भी क्रॉस करके उसको सच्चा झूठा जो भी साबित करना है वो फॉर द टाइम भी वो वहीं पे कोर्ट में डिसाइड हो जाता है। एक प्रोसेस है, वो ऐसी स्क्रूटनी है, एक ऐसी छाननी लगी है कि आप ये कहें कि वो गलत बंदा गुजर जाए, ऐसा नहीं। अगर कोई पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस तो है ना, इंसाफ के तकाजे तो अदालतें पूरी कर रही हैं ना। वो ये एक अलग मामला है कि वो थोड़ा ज़रा गवर्नमेंट ने वहाँ पे उनकी जो ड्यूटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की तादाद को करें, वो नहीं कर रहे, तो रश है कोर्ट्स पर। लेकिन अब ये सारा मलबा आप बाहर पे तो ना डाले, बाहर तो इस सब चीज़ों की जिम्मेदार नहीं। देखें सलीम साहब, अच्छे बुरे जो लोग हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन हमने माजी में कुछ ऐसे वाकया देखे, PIC का वाकया आप देख लें, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला वाकया देख लें, जब वकला कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। लेट मी कंप्लीट। वकला जब कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो इन पर मुकदमात दर्ज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर पुलिस इनको डर के मारे गिरफ्तार नहीं करती कि अभी हमने गिरफ्तार कर लिया तो बाद में हमारी शामत आएगी। ऐसा भी होता है, ये आपको भी पता है कि गलत फहमी है। देखिए अगर किसी ने कोई इस्लामाबाद में अगर कोई कानून से तजावज किया, उन पे FIR हैं और वो अरेस्ट भी हुए। PIC में अगर कोई देखिए अभी तो जो भी इल्ज़ाम है ना, कोर्ट ने साबित करना है। अब एक अगर वहाँ पर 1500 या 2000 एक अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे थे PIC के वाक़े में, जो उनका फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना, अगर किसी ने उनके कोई भी राइट्स वायलेट किया या कुछ भी हुआ तो उसमें से अब आप अगर कोई किसी ने कोई भी कानून ब्रेक किया है, कोई लॉ ब्रेक किया, तो वो सब ने तो नहीं कर दिया। अब ये देखना तो कोर्ट का काम है ना, ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा किसने। लेकिन ये बात गलत है कि वकला पे FIR नहीं होती। कौन कहता है नहीं होती? नहीं, आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। मैंने ये कहा था कि अगर इस तरह के वाकयात होते हैं, चलें 80% अच्छे वकील हैं, 20% कोई नहीं जी, अब वो ज्यादा कर रहे हैं, इतना है नहीं। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। नहीं जी, ये 20% बुरे नहीं है, ये जो बुरे बचा है 5% भी बुरे हैं, नहीं हाईलाइट होते हैं 0.001%। चलें ठीक है, उतने भी हैं। क्या ऐसे इकदामात किए जाएं कि हम ऐसे वाकयात को रोकें? ये है असल इशू, ये है असल। दिस वाज माय क्वेश्चन जो आपने मुझे कंप्लीट नहीं करने दिया। जी कोई बात नहीं, माजरत। अच्छा, उसमें ऐसा है कि देखिए पहली बात तो ये होती है कि एक हर इंसान को अल्लाह ताला ने ना मुख्तलिफ एक मेंटालिटी और मुख्तलिफ बिहेव के साथ जो है वो इस दुनिया में रखा हुआ है। आप इसको छोड़ें, आप कोई डिपार्टमेंट देख लें, वहाँ पर आपको इस किस्म की ये चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र आ जाएंगी। इंसान है, ये कोई मशीन नहीं है कि जितना सॉफ्टवेयर फीड किया उतना चलेगा। अगर कोई हो गया तो उसको उसके लिए ये देखना चाहिए कि इसका कंपनसेट कैसे हो सकता है, ना कि ये कि उसको हम एक सबको उसी में लपेट दें। अच्छा, अब आती बात इस पर, तो इसमें जो हमारी बार्स हैं वो बाकायदा तौर पे इस वक्त उन्होंने ऐसे एक अखलाकियात के मामले पर भी कोर्सेज़ भी शुरू करवाए हुए हैं, और इस तरह के जो इस किस्म की हमारी मज़ीद लॉ के हवाले से जो अगर कोई मज़ीद, देखिए हर जगह दुरुस्तगी की गुंजाइश रहती है, ये तो एक अटल हकीकत है। तो एक प्रिंसिपल ये है कि जी हर जगह दुरुस्तगी की गुंजाइश रहनी। तो अगर कोई बंदा इरिटेट हो गया या कुछ ऐसा एक आध हो गया, अब आप उसको पूरी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करें, ये ज़्यादती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मीडिया ने हमेशा ना वकला के बारे में, बार के बारे में नेगेटिव रवैया रखा। ये आज तक समझ नहीं आई कि इनको असल में इतराज़ क्या, कभी पॉजिटिव चेहरा भी दिखाया किसी ने?
क्या ये बताया कि कितने मुलजमान को साबित करके मुजरमान किया गया, कितने जिम्मेदारान जो जितने कोई क्रिमिनल्स थे उनको सजाएं दिलवाई गई? कोई नहीं बताता। ये भी तो बताएं ना। और अगर हम उनको सज़ा दिलवा ही देते हैं किसी मुजरम को, तो आगे से स्टेट बैठी है, जैसे ये साहिवाल वाला वाक़या है, स्टेट ने उसको जनाब फारग कर दिया, उनको छोड़ दिया। अब इसमें वकला या बार का या बेंच का या जजेस का क्या कसूर है? तो देखिए जो अच्छे काम कर रहे हैं वो तो बहुत तो देखिए आप उनकी पॉजिटिविटी। इस मुल्क को बनाने वाले वकील साहब थे, इस मुल्क का ख्वाब देखने वाले वकील साहब थे, ये मुल्क वकीलों ने बनाया। उस जमाने में कभी ये नहीं हुआ होगा कि वकील उस जमाने के जो है वो ग्रीन नंबर प्लेट तराजू रख के और गाड़ी के ऊपर जा रहे हों और कहें कि मना कर दिया गया, बार ने नया नोटिफिकेशन निकाल दिया, वैसा नहीं है। मुझे 2 दिन पहले नजर आई है गाड़ियां भी पूरी तरह, मतलब शायद वो अमल नहीं कर रहे हो। देखिए अब टाइम तो थोड़ा बहुत लगेगा, और इसमें कुछ ज्यादातर जो फेक लोग हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है, ऐसा जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो लॉयर्स हैं, वो इन चीज़ों को समझते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती, वो नजर आता है। आपकी तरफ से ये मैसेज आना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है, देखिए जब आप ही के साथी हैं जिनकी वजह से जस्टिस डिले बार नोटिस ले रही है उन पे, है ना, बार उन पे जो कोई ऐसा करता है, कोई ऐसा कदम उठाता है तो बार नोटिस लेती है, ठीक है, बार इसको स्पेयर नहीं करती। अब मैं टैक्स बार का मेंबर हूँ। चलिए ये वाला टॉपिक तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, अब हम आ जाते हैं मुकदमात पर। लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं और मुकदमात जो हैं वो अदालतों में चलते रहते हैं, फैसले नहीं आते, और हमने ये देखा है कि बाज़ लोग तो इस दुनिया से ही कूच कर जाते हैं और बाद में फैसले आ रहे होते हैं। तो क्या किया जाए, क्यों ऐसा है, ताख़ीर क्यों होती है फैसलों में? जी, कोर्ट्स दो तरह की, एक है क्रिमिनल और एक है सिविल। जो तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाली जितनी कोर्ट्स हैं, ये सारा डिपेंड करता है स्टेट पर कि इसको स्टेट कैसे चला रही है, क्योंकि स्टेट है प्रोसिक्यूशन, स्टेट का काम है विटनेस फ्राम करना, स्टेट का काम है उसको इस्टेब्लिश करना जो भी उन्होंने मुकदमा कायम किया। तो अगर वो डिले कर रही है तो वो स्टेट रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पर वकील क्या कर सकते हैं मुझे बताएं? एक जो लॉयर हैं उनका काम है कोर्ट में हियरिंग करना, और वो हर डेट पे पहुँचते हैं। अब अगर नोटिस पे नोटिस जा रहा है, अगर प्रोड्यूस वहाँ पे नहीं किया जा रहा कोई विटनेस, तो ये स्टेट को चाहिए इसको दुरुस्त करे। तो इसी तरह अब आ जाए सिविल में, दोनों में एक चीज़ कॉमन इशू है और वो है बर्डन ऑफ केसेस। इस वक्त एक इंसान की जितने भी जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं वो इंसान भी तो है ना पहले, तो अब उनकी एक कैपेसिटी है कि वो एक दिन में इतने डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी मर्जी जाके कॉज लिस्ट देखते हैं 100+ केस लगे हुए हैं। अब मुझे बताएं 100+ केसेस एक पे आपने इस तरह से रश डाला हुआ है, वहाँ पे क्या इंसाफ का म्यार आप समझते होगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है जजेस की तादाद को बढ़ाए। अगर यहाँ पर ये 1.5 करोड़ आबादी का अगर ये सिटी बन गया लाहौर, तो उस हिसाब से इसकी डिमांड पूरी की जाए। कितने होने चाहिए वैसे 1.5 करोड़ की आबादी में तकरीबन? देखिए यही तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पर वो अदारे सिर्फ कागजी तौर पे मौजूद हैं और सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनका ये काम है चेक करना। क्रिमिनोलॉजिस्ट, ये क्रिमिनोलॉजी का जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है ये चेक करें। ये काम नहीं है कि हर एक को क्रिमिनल का सर्टिफिकेट देते फिर मास्क नहीं पहना, 5 रुपए का मास्क नहीं दिया, क्रिमिनल का सर्टिफिकेट बना के दे दिया, FIR दे दी। क्या आपको पता है इस तरह कोर्ट पे कितना रश डाल दिया? ये हल है? एक FIR पे आपने लाखों रुपए का खर्चा आ जाता है पूरी मशीनरी हरकत करने पर, वो कर दिया 5 रुपए का, उसको मास्क नहीं दिया। चले बीइंग अ यंग लॉयर आपकी क्या सजेशन है? जी मेरी सजेशन यही है कि देखिए डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को ख़त्म किया जाए, कम से कम किया जाए। ये जो आप एक मिसाली सजाएं दे रहे हैं ये मत करें। इस कौम को हर एक को सर्टिफिकेट ना दें कि यू आर अ क्रिमिनल। इनके लिए बेहतर है कि इनकी रिहेबिलिटेशन की जाए। इनको मेरी तो डे 1 से मैं जिस फॉरम पे भी बैठता हूँ कहता हूँ कि हमारे तलीमी निसाब में एक सब्जेक्ट डाल दिया जो पहले एथिक्स के नाम से, जब वो ग्रेजुएट लेवल पे पहुंचे तो लॉ के नाम से, जो हर एक सिटीज़ को उसके ड्यूटीज़ एंड राइट्स का पता होना चाहिए। ज़्यादातर तो यहाँ पे यही नहीं पता कि किस चीज़ पे कौन सा जुर्म है और कौन सा जुर्म नहीं है, और लोग जुर्म कर रहे होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता वो जुर्म कर रहे। तो लिहाजा ये इस वक्त ये स्टेट का काम है कि अवाम की हर लिहाज से जो है वो उनको अखलाकियात सिखाए, सिविलाइज करे, अखलाकियात सिखाए, सिविलाइजेशन सिखाए। हमने आपसे गुफ्तगू हुई। थैंक यू सो मच सलीम साहब, आपने हमें शो में वक्त दिया। अच्छे बुरे लोग ये बिल्कुल ऐसी हैं जैसे यंग डॉक्टर्स हैं। अच्छा, मैं लोगों को क्लियर कर दूं तो जाहिर है इनकी अपनी एसोसिएशन, अपने फोरम है। हाँ, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और हम जिस तरह इन्होंने कहा कि जी 0.11% है, अगर 0.11% भी है, थोड़े से ज्यादा है, लेकिन वो जो भी है वो
होनी चाहिए। हाँ, वो अल्लाह करे कि वो उनको भी हिदायत आ जाए और ऐसे मामलात ना हो। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सिंगर हमारे साथ मौजूद होंगे और हम माहौल को थोड़ा सा खुशगवार बनाएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक पर जाने से पहले माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया था, तो अभी हमने फौरी तौर पर सिंगर को बुला लिया है ताकि हम जो माहौल है उसको खुशगवार कर सकें। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सिंगर असद कुरैशी, इनका नाम है, और बहुत से ये पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, इंतखाबी सॉन्ग, एजुकेशनल सॉन्ग्स गा चुके हैं। थैंक यू सो मच असद, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया इस मकसद के लिए। असद की भी खूबी मेरे ख्याल में यही है कि ये सिर्फ सिंगर नहीं है, और भी बहुत कुछ है। हाँ, अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, मास्टर्स किया है ICS में। मास्टर्स रिसेंटली किया है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो आगे इंशाल्लाह हायर स्टडीज़ का इरादा है। अच्छा। MPhil PhD और इंशाल्लाह। दैट्स वेरी गुड कि पढ़ाई के साथ साथ हाँ जी इंशाल्लाह मीडिया में कोई इनोवेशन लाने का इरादा रखता हूँ। Which kind of innovation? बस इनोवेशन, जो हमारे मीडिया एथिक्स बहुत ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें मीडिया के एथिक्स का अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या चीज़ें, क्या बैरियर्स होने चाहिए। तो बहुत सारी इसमें जो है वो हमारे मुझे लगता है कि क्या चाहते हैं मीन्स कि इनोवेशन होनी चाहिए ना, लाइक किसी भी अंदाज में हो इनोवेशन। हम एक घिसे पेटे निज़ाम के तहत जो एक बंदा एक ट्रेंड लेकर आया तो सारे उसी को फॉलो करने लग जाएंगे, उसकी भी चल जाएंगे। कुछ अलग करना चाहिए। अच्छा। जैसे कि यानी कि आप कुछ डिफरेंट, यूनिकनेस होनी चाहिए किसी भी काम में। तो बस अभी फर्ज किया अगर रट चल पड़ी है कि यूट्यूब चैनल बनाने की, सारे चल रहे हैं। सर यही होता है ना कि अब एक YouTube चैनल चल रहा है तो लोग समझते हैं कि अगले दिन ही हमें लाखों रुपए आ जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, उसके लिए आपको सब्र चाहिए, उसके लिए आपको काम चाहिए, मुसलसल अनथक मेहनत चाहिए। वो करने को कोई तैयार नहीं। पाकिस्तानी चाहते हैं कि बिल्कुल शॉर्ट टाइम और शॉर्टकट हो, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो लॉन्ग कट जो है ना वो वेरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लेकिन उसको कोई इख्तियार करने के लिए म्यूजिक में कितनी कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए होता है? म्यूज़िक में तो बहुत मुश्किल काम है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान का मैंने दोस्ती का नक़्वा बनाया है। उसको 6 से 7 महीने लगे मुझे बनाने के ऊपर, और एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। यकीनन तीनों मुल्कों को आपस में एक दोस्ती का पैगाम देना, और चूँकि वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी है, लेकिन मैंने आज़री ज़ुबान भी इस्तेमाल की उसमें और टर्किश ज़ुबान भी इस्तेमाल की उसमें, और उर्दू चूँकि हमारी अपनी कौमी ज़ुबान है। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस सॉन्ग, यही वाला गाना सुना दें, फिर हम बातें भी करते हैं आपसे। उसका कुछ शुरू करता हूँ मैं। Kalbim Türkiye Pakistan'dır, canım Azerbaycan'dır, dil है तुर्की पाकिस्तान, जान है तुर्की पाकिस्तान, जान है अज़रबैजान, जान है अज़रबैजान, जज्बों में है तूफान हमारे, दुश्मन तो है बेजान हमारे, किसमें है दम टकराने का, अज़म हमारा है लड़ जाने का, हम है गाजी की औलादे, हम है आहन की चट्टान। तो ये इसमें जो शेर हमने इंक्लूड किए वो कुछ तारीखी भी हैं, और इसकी जो अश्ताई जिसको आप कहते हैं कि मेन थीम लाइन है वो दोस्ती पर मबनी है। Whose idea was this? आइडिया मेरा था, क्योंकि पिछले साल अर्तुगल आया पाकिस्तान में और हमने अर्तुगल को बहुत बूस्ट किया। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान के पास एक साल अब पूरा कोई टर्किश एक्टर हीरो रहेगा, अगले साल माजरत के साथ शाहरुख खान हीरो बन जाएगा, उससे अगले साल आमिर खान आ जाएगा। तो हमारे पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन प्लेटफॉर्म शायद उनके पास जो है ना मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवा सकते। तो मेरा ये वैसे कैसे आया कि तुर्की, अज़रबैजान, मतलब ये पिछले दिनों जो खबरें चली हैं, मतलब उसके हवाले से आया? उसके पीछे भी सर आइडिया ये कि तुर्की के साथ तो चूँकि हमारा एक चल रहा था ना मामला, तो अज़रबैजान हमारे एक दोस्त था पाकिस्तान नेवी में, उन्होंने कहा अज़रबैजान अब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक नया वेंचर आ रहा है और आपस में दोस्ती का एक इनके कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने जा रही हैं। तो वो हुआ पिछले 2 महीने पहले, दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा पाकिस्तान में आए और कॉन्फ्रेंस हुई उनकी। तो वहाँ तब तक मैंने इसका MP3 ऑडियो बना लिया हुआ था और प्रॉपर आपका गाना लॉन्च हुआ है। हाँ जी, उनकी वहाँ पर जो है एम्बेसी में भी चला, फॉरेन मिनिस्ट्री में भी चला। तो दोनों ममालिक की जो एम्बेसीज हैं, दोनों ममालिक के लोगों ने बहुत पसंद किया इसे। गाना मज़े का है, लेकिन इसमें अज़रबैजान का जो पार्ट है वो बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन अज़रबैजान का अगर पार्ट इतना है तो उनका रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है। अच्छा। और पाकिस्तान का पार्ट इतना है और रिस्पॉन्स पाकिस्तान असल में पाकिस्तानी शायद देर से आते हैं, या शायद पाकिस्तानियों को इस चीज़ का इतना
उस चीज़ का क्लिक भी नहीं कर पाए जितना ये बाहर क्लिक हुआ, क्योंकि वो उनके लिए एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान से कोई चीज़ हमारे लिए आई है। अज़रबैजान के लिए तो एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। टर्की के लिए तो कोई इतना मसला नहीं है, टर्की की प्रोडक्शन यहाँ पर आती है, यहाँ की प्रोडक्शन टर्की में जाती हैं। तो आइडिया बेसिक यही था कि तीनों ममालिक के अंदर जो दोस्ती का पैगाम और पाकिस्तान का इनसे रिश्ता जो है उसको एक गीत की सूरत में पेश किया जाए कि पाकिस्तानी आप दोनों जो आपकी कौमें हैं दोनों ममालिक से बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसे कि असद आप ये भी बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल म्यूज़िक में भी है, पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है, लेकिन आपने कहा जो आपने गाना बनाया इसमें आज़रबाईजान से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, पाकिस्तान से उस तरह से नहीं आया। तो पाकिस्तान में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं इस फील्ड में और ख़ुद को मनवाने में, रजिस्टर करवाने में कितना टाइम लग जाता है? पाकिस्तान का मैं फॉरेन मिनिस्ट्री का बहुत मशकूर हूँ कि विदाउट एनी रेफरेंस मैं उनके स्पोक्स पर्सन को इस्लामाबाद मिलने गया और उन्होंने इस चीज़ को ऑन किया और उन्होंने कहा कि हम इसको प्रॉपरली ऑन करेंगे और दोनों मुल्कों की जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं उनके थ्रू उन्होंने लॉन्च भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके अंदर करंट मौजूद है, एक पॉजिटिव, कौन सा वाला करंट? नहीं मतलब कि करंट इस लिहाज से ना आप कुछ करना चाहते हैं पॉजिटिव, अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं या किसी भी लिहाज से करना चाहते हैं, तो आपको पहले तो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को खुद मनवाना पड़ता है। तो वो मैंने 6-7 महीने में ये काम सीखा है कि अपने आप को खुद किस तरह से मनवाया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, वालदन की दुआएं कि एक जो कॉज कि पाकिस्तान का नाम इन दोनों ममालिक में जो है कि खुद को किस तरह से मनवाया, इस पर आपसे टिप्स भी लेंगे। हमारे साथी एंकर इस्लामाबाद में हरमीत मौजूद है। मेरे ख्याल में वो जो टेक्निकल वजूहात आई थी वो अब दूर हो गई हैं और हरमीत हमारे पास वापस आ गए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। अभी मुझे लगता है कोई मुश्किल है, थोड़ी सी अभी भी मुश्किल है, मुश्किल लग रही है। से राब्ता नहीं आज। ये बताओ कितना टाइम तकरीबन लग गया इसको? 6 महीने तो आपने कहा, लेकिन साथ में सिंगिंग आपका प्रोसेस जो है, सिंगिंग कुछ अर्से से सीख रहे हो या देख देख के बस लोगों को कर लिया? सिंगिंग पे तो 12 साल से मैं बचपन से मुझे शौक था। अच्छा। और उसके बाद स्कूल में नात पढ़ा करता था। उससे हुआ कि अपने क्लासरूम से निकल के फिर दूसरे सेक्शन में जाना शुरू किया, फिर सेक्शन से स्कूल में जाना शुरू किया, फिर प्रोविंशियल लेवल पे, फिर कौमी लेवल पे। उसके बाद में तराने पढ़ने शुरू किए, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स और इलेक्ट्रॉल हमारे इंतखाबी जो तराने होते हैं। उसके बाद हमारे जो एजुकेशनल जितने भी पाकिस्तान में 90% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनके जो थीम सॉन्ग्स हैं वो मेरी आवाज़ के अंदर है। अच्छा, इंतखाबी तराने कौन-कौन से? इंतखाबी मुख्तलिफ पार्टीज के मैंने किए, 2013 के इलेक्शन में भी, 18 के इलेक्शन में भी। कौन सी पार्टी से ज़्यादा मतलब कि सारे लगाओ? तो अब ये तो सियासी सवाल हो गया इसका। मेरा ख्याल है कि हमारे जो है वो मुल्क में काफ़ी लोग अच्छे हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लेकिन मैं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता। तो सियासी जवाब ही दिया। आइंदा इसमें तराने लेने हैं ना, तो ये ना हो कि एक पार्टी का नहीं ऐसा नहीं है, तराने ना दे, क्योंकि सियासी जवाब देकर जो है ना वो फिर काम खराब हो जाता है। हर एक की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स। मुझे साजुल हक साहब बहुत पसंद है। अच्छा। मुझे साजुल हक साहब बहुत पसंद है क्योंकि रीज़न ये है कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि ये 62-63 आर्टिकल के तहत जो है वो एक दयानतदार सियासतदान है, चूँकि उनकी जमात इस्लामी उस तरह से प्रमोट नहीं हो पाती है इंतखाबी लिहाज से, लेकिन दयानतदारी और जमहूरियत जो उनकी पार्टी के अंदर मौजूद है वो किसी और पार्टी में मौजूद है। जो झुकाव है वो ज़्यादा सराजुल हक साहब और उनकी पार्टी सियासी तौर पे मुझे सियासी तौर पर। कौन सा गाना अब सुना रहे हैं? जुनैद जमशेद मरहूम का दिल दे पाकिस्तान एक गाना है। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, सेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर चेहरा बनता है, सेहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल।
बहुत अच्छा आपने गाया है। अच्छा, ये वाला सॉन्ग तो आपने बड़ा अच्छा गाया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी का गाना बड़े अच्छे अंदाज में गा सकें। इससे पहले जो आपने अपने सॉन्ग का जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान वाला, उसकी कॉम्पोजिशन बड़ी डिफरेंट थी। उसकी कॉम्पोजिशन की किसने, लिरिक्स किसने लिखे उसके मुतालिक मैं बताता हूँ। हमारे शुएब रज़ा कंपोज़र हैं, पाकिस्तान के बड़े अच्छे कंपोज़र हैं। उन्होंने इसकी कॉम्पोजिशन की, इसकी जो म्यूज़िक डायरेक्ट किया वो हसनैन ने किया। सलाहुद्दीन बलोचिस्तान से एक शायर ने ये इसके ऊपर शायरी लिखी, और इसमें मेरे वालिद साहब का भी एक आइडिया मौजूद था कि इसको दोस्ती कि इस तरह के एक नगमे को बनाकर प्रमोट किया जा सकता है। तो पूरी टीम है, नदीम रिंद ने इसकी वीडियो की और हमारे दोस्त आशिफ अल्ताफ़ हैं, तो पूरी टीम ने इस पर मेहनत की, और उस मेहनत के बाद 6-7 महीने की मुसलसल कोशिश के साथ इसको हम लॉन्च करने में जो है ना वो बहुत कामयाब हुए। खुद मौका मिला वैसे तुर्की आज़रबाईजान जाने का? मुझे अब दावत दी है दोनों मुल्कों के इस सॉन्ग के बाद। ज़बरदस्त। अली दादा साहब जो आज़रबाईजान के एम्बेसडर हैं, उनसे अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मुलाकात भी है। अच्छा जी। तो ये जो ट्रिप होगा आपका, ये स्पॉन्सर्ड होगा, ये भी बता। जाहिर बात है, वो सरकारी तौर पर इसको जो है वो लेकर चलेंगे, और मेरे लिए खुशी का समा ये नहीं कि मैं आज़रबाईजान देखने जा रहा हूँ। मेरे लिए खुशी ये चीज़ की है कि पाकिस्तानी को जा रहा है, पाकिस्तान मतलब कि मैं पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे जाऊँगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पर जा रहे हैं। असद हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो असद के सामने ये सवाल रखेंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो कि एक टफ इंडस्ट्री है, इसमें ख़ुद को मनवाने के लिए क्या करना पड़ता है। आपने कहीं नहीं जाना। स्टे ट्यून। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। असद कुरैशी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और ब्रेक में आप बता रहे थे कि आपने कश्मीर के लिए भी एक गाना गाया और 5 ज़ुबानों में गाया, तो इस मुतालिक भी ज़रा बताइएगा। कश्मीर के हवाले से चूँकि हमारी गवर्नमेंट अब उस तरह से स्टैंड ले रही है, अपने एंड पे ले रही है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें कौम को भी एक मुत्तहिद होकर कश्मीर जिस तरह से हमसे डिमांड से तो मेरे वालिद साहब ने इसका आइडिया मुझे दिया कि चारों सूबाई ज़ुबानों को एक जगह पे इकट्ठा करके, तो हम पूरे पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि कश्मीर भी हमारा है, लेकिन हम चारों सूबाई ज़ुबानों को इकट्ठा करके कश्मीर को ट्रिब्यूट एक देते हैं। तो उसमें मैंने सिंधी, बलोची, पश्तो, उर्दू, चारों ज़ुबानों को, मतलब मेरा तो उर्दू के साथ मुझे उर्दू आती है, तो उसके अलावा तीनों ज़ुबानें मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, तो हमने फिर इसको रिकॉर्ड किया। एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन उसका फ़ायदा आप समझ लें, नुकसान समझ लें। हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए गए इंडिया की तरफ से, और यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए गए, तो बहुत उससे नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन ये है कि उसकी पज़राई मकबूजा कश्मीर में और इंडिया में जो पाकिस्तानी जो मुसलमान रहते हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हुई। तो उसका एक शेर मेरे ज़हन में भी आ रहा है, पश्तो में आ रहा है, मतलब उर्दू से स्टार्ट होता है वो। हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, ढूंढने निकली है फिर आज़ादियाँ कश्मीर की। हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, दा कश्मीर ज़मुंगा दे, दा कश्मीर पवी ज़मुं, दादा बच्चों वीनी दी, दा पवीनो रंग ज़मुं, जुल्म सितम संग पसंग, ज़मुं सरा रवान दे, वीन सैलाबू न दे, तबाहियाँ कश्मीर की, ढूंढने निकली है फिर आज़ादियाँ कश्मीर की। हाथ में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की। इसका वो वाला पोर्शन नहीं सुनाएंगे जो दूसरी जुबान में है? वो मेरे ज़हन में आ नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद तो कुछ चीज़ें भूल जाता है, उसकी तैयारी भी नहीं है, वरना थोड़ा गलती हो जाएगी तो शायद वो सुबाई जो लोग हैं। वैसे आपका झुकाव ज़्यादा पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की तरफ है ना? मैं ये चाहता हूँ कि जो गाने वाली साइड है, जो इस तरह जो साइड, उस पर बहुत सारे लोग हैं और स्पेस भी इससे आस्ते है, लेकिन हम पाकिस्तान के हवाले से काम करने में बहुत लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि शायद हमारे ऊपर एक छाप लग जाएगी, यार ये तराने पड़ता है, ये मिली नगमे पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये कि यंगस्टर्स को इस तरफ आना चाहिए कि पाकिस्तान के हवाले से, अगर आपके पास अल्लाह ने आपको तकरीर की सलाहियत दी है कि आप उसके तकरीर के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अगर आपको आवाज़ की सलाहियत दी है तो आप आवाज़ के ज़रिए कुछ इस तरह से कर सकें। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए नगमे गाऊँ,
सही। लाइक और फौज के लिए आप नज़म आगे फ्यूचर में भी ज्यादा पेट्रियाटिक सॉन्ग्स ही Exactly, गाना चाहते हैं इंशाल्लाह। और अगर कोई और मौका मिले? मौका मिलेगा तो करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि पाकिस्तान के लिए पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए जाएँ, पाकिस्तान की फ़ौज के लिए गाया जाए, पाकिस्तान के जो इस्लामी ममालिक के साथ जो रिश्ता है उसके हवाले से कुछ तरह की चीज़ बनाया जाए कि वो और मज़ीद करीब। अगले टारगेट में क्या क्या है मतलब इंशाल्लाह अगला जो है कतर और पाकिस्तान के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, जो दोस्ती का, उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी गई है। कतर की एम्बेसी ने इस चीज़ को हमें कहा था कि आप इस पर भी कुछ करें, तो लेटर ऑन चाइना के साथ भी करेंगे, जो गैर इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान चाइना की बहुत दोस्ती है आपस में, तो इसको भी लेकर चलेंगे और मज़ीद पाकिस्तान और जितने भी ममालिक पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हैं दोस्ती के वाले से, उस पर कुछ ना कुछ करेंगे। सही, उनके लिए आप गाने गाएंगे, तो अभी आप हमें क्या सुनाने वाले हैं? अभी जवाद अहमद साहब का एक है, वो दोस्ती के ऊपर नहीं है, मतलब नहीं, रहे ना रहे, बिल्कुल, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनिए रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती, यूं ही रहे ता कयामत, मिलके बिताए जो पल हम कभी, फिजाएं ये खिल के कहे, जवां मर्दी हिम्मत से है जिंदगी, हवाएं ये कहने लगे, हंसी है समा चूमे जहां, गाए जमीन आसमां, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। जबरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जो यंग जनरेशन है उसमें से किसी का रुझान एक बात यहाँ पे मेरे ख्याल में हमें और ऐड करनी चाहिए कि हमने ये प्लेटफॉर्म जो अपना बनाया हुआ है, ये यंगस्टर्स के लिए बनाया हुआ है, साथ में कि यंगस्टर्स आएँ, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भी हमसे शेयर करें, अपने गोल भी हमसे शेयर करें, अपने टारगेट्स भी हमसे शेयर करें। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं हमें, मतलब अगर इस तरह की कोई चीज़ आप बनाते हैं, करते हैं, हमें भेजें, हमें भेजे भी, और वैसे भी बताएं, हम ऐसे लोगों को अपने शो में इनवाइट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी थैंक यू सो मच असद। अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग पब्लिक। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर जारी है और इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो भी जारी है। पहले मरहले में मतलब पहली डोज लगाई जाती है और फिर 2 डोजेस वाली भी वैक्सीन आई है। आपको भी वैक्सीन की 2 डोजेस तो लग चुकी हैं? हाँ, मुझे 8 तारीख को पहली लगी थी और यानी 18 मार्च को और कल फिर 8 तारीख को अप्रैल को मुझे सेकेंड डोज लगी। अच्छा। और मैं वहाँ पे गया और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा प्रोसेस आ रहा और कोई इसका रिएक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ जो नीडल जहाँ पे लगती है वहाँ हल्का सा एक पिंच सा मतलब वो होता है महसूस आपको। तो बड़ा अच्छा प्रोसेस है, कोई लाइनें नहीं है, कोई आपको लंबी कतारों में नहीं बैठना पड़ रहा। अमला बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से देखभाल। और ये भी नाज़रीन को बता दें कि आपने कौन से वाले सेंटर से लगवाई है? मैंने जो लगवाई वो रेलवे हॉस्पिटल है बॉल्टन में, वहाँ से लगाई और वहाँ पे लोग कम जा रहे हैं। मैं ख्याल में वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए और ज़्यादा। हाँ। और फिर अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी जब उनके हेड से बात हुई, वो कह लगे जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उन तक तो मैसेज पहुँच रहा है और वो पहुँच रहे हैं वहाँ पे लगवाने के लिए। लेकिन जो ज़रा थोड़ी सी कच्ची आबादियाँ हैं या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ पे मैसेज नहीं पहुँच रहा, वो लोग नहीं जा रहे हैं वहाँ। मैंने अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को देख रहा है, लोग खौफजदा हैं कि अगर वैक्सीन लगवा ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेरी एक रिलेटिव हैं, वो न्यूजीलैंड में रहती हैं। शी वाज टेलिंग मी कि वहाँ उन्होंने मैंडेटरी कर दी है, अगर वहाँ पर वैक्सीन नहीं कोई लगवाएगा किसी भी वजह से तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता। तो ये हमारे यहाँ भी हो गया, हमारे यहाँ भी हो गया, हमारे यहाँ भी हो गया। अब आप किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते जब तक आपके
2 इंजेक्शन या 1 इंजेक्शन जो भी है, अगर आपने कैनसाइनो लगवाई है तो वो फिर 1 होगा, वो भी इतनी कॉमन नहीं है। आपने साइनोफार्म लगवाई है? साइनोफार्म जो है अगर आपने लगवाई है, या अगर आपने रूसी स्पुतनिक जो है वो भी आ गई हुई है, वो प्राइवेटली लग रही है। हाँ, सही। अच्छा, जिस वक्त आप लगवा लेते हैं तो नादरा में आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा, वो नादरा में आपका मैसेज चला जाता है, और फिर आप निम्स, अगर आप नहीं जाना चाह रहे सेंटर पे, तो निम्स नादरा, nims.nadra, ठीक है, वो वेबसाइट .pk, वो पे जाके आप वेबसाइट के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सही। उस पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक। वो सर्टिफिकेट एक तरह का पासपोर्ट है आपका ट्रेवल करने का, बाहर आप पासपोर्ट के साथ। सही। तो उसके बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसी कोई सख्ती की जाएगी, कोई लिमिटेशंस लगाई जाएंगी तो मेरे ख्याल में लोग इस तरफ आएंगे, क्योंकि हमने डॉक्टर से भी अपने शो में रऊफ साहब बात की है, वो सब यही कह रहे हैं कि इसकी अफादियत शायद मतलब 80% है, या मतलब अगर आपने लगवा लिया तो एहतियात आपको बहरहाल करनी है। मैं दिखाऊं फिर कैसे लगी मुझे? हाँ चलें, पहले रऊफ साहब को एक्सपीरियंस देख लेते हैं। उस पर एक पैकेज बना हुआ है कि कल उनको वैक्सीन लगी, उनका तजर्बा कैसा रहा, तो पहले चल के वो पैकेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज से 21 दिन पहले मैंने अपनी वैक्सीन की पहली डोज़ लगवाई थी, और आज वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवानी है। उसके लिए मैं सेंटर पे फिर मौजूद हूँ। ये रेलवे हॉस्पिटल वॉल्टन है, और यहाँ पे चल के देखते हैं इंतजाम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ पे जाना है। हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ, उनसे पूछते हैं कि अगला मरला क्या है। आइए चलते हैं। यहाँ पे हम आए इन्फॉर्मेशन डेस्क पे, ये चेक करते हैं ID कार्ड, कोड नंबर, और उसके बाद ये आगे भेज देते हैं। आपका काम इतना ही है? जी, हमारा काम इतना ही है। सिर्फ इनका तस्दीकी कोड चेक करना होता है, डेट चेक करनी होती है, इसके अलावा CNC नंबर होता है। एक मैसेज आता है, उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। हम ये चेक करके आगे उनको भेजते हैं, उनका फॉर्म फिल होता है, फिर आगे अंदर वैक्सीनेशन। आगे फॉर्म फिल होना है, ठीक है। अब चलते हैं फॉर्म फिल करने की तरफ। यहाँ पे वो लोग जो खुद से चल के अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, वो गाड़ी अपने अंदर ला सकते हैं। उसी तरह एक अपनी मदर को लेके आई हैं आप? मेरी एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर जी। तो ये खुद नहीं आ पा रही? ये चल नहीं सकती हैं। अच्छा जी। तो ये इनकी सेकंड डोज है, और पहला भी हमने इसी सेंटर से करवाया था। एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स, एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स। 18 तारीख को किया था आपने? पहला हमने 10th को किया था, पिछले महीने की 20th को, सॉरी 20th को किया था, और अब इट्स ऑलमोस्ट टाइम। इन्होंने हमें मैसेज भेज दिया था, तो मैं ले आई उनको। 21 से पहले ही आप आ गई हैं? जी, उन्होंने जब मैसेज भेजा हम आ गए हैं। ठीक है। और यहाँ आके बस मुझे फॉर्म हासिल करने में अबाउट 5 मिनट्स लगे हैं। एक्सीलेंट गाइडेंस, एक एक कदम पे एवरीवन देयर इज़ टू हेल्प यू। कोई ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चले कहाँ जाना है, क्या करना है। हर कदम पे आपकी गाइडेंस है। गाइड किया, फॉर्म बना, बाहर जाके उनके वाइटल्स कार में हुए हैं, और फिर गाड़ी वो प्रेमिसेस के अंदर ला के इंजेक्शन दे के, और विद इन मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 15 मिनट्स वी आर थ्रू। ग्रेट। अच्छा, आपसे बड़ी मुलाकात पिछली दफ़ा भी हुई थी, अच्छी, और बड़े अच्छे तरीके से आपने गाइड किया था। अब ये इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पे आए, हमने फॉर्म फिल कर लिया, और फिर इसके बाद क्या है? अब जैसे ही सेकंड डोज का जैसे आपका मैसेज आया, आप तशरीफ़ ले आए, अभी आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया, मैसेज वेरीफाई हो गया, हमने उसको निम्स के सिस्टम के ऊपर भी एंटर करके देख लिया, और इस तरह आपकी वैक्सीनेशन जो है वहाँ पे सिस्टम पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे फॉर्म फिल करवाने के बाद अब यहाँ पे एज जो रूटीन आपका सीक्वेंस बनता है वो हमारा वाइटल स्क्रीनिंग का है। आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, यहाँ पे जाके अपना जो है ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन चेक करवाएंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, और वहाँ पे सेकंड स्टेप के बाद आप मूव करेंगे वैक्सीनेशन रूम की तरफ। वहाँ पे जाके आपकी वैक्सीनेशन सेकंड डोज जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद एज यूजुअल 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक वेट करेंगे, मैक्सिमम आधा घंटे तक, ताकि आपका पोस्ट वैक्सीनेशन अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है उसका जायज़ा लिया जा सके। उसके बाद आप फ्री हैं किसी जगह मूव करने के लिए, और आपकी वैक्सीनेशन जो है इस तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन, सॉरी वाइटल्स की तरफ हम मूव करेंगे। हम अभी हम वाइटल्स की तरफ मूव करेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, चलें वाइटल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप वाइटल्स चेक कर रहे हैं, उसी तरह से ब्लड प्रेशर देख रहे हैं और टेम्परेचर। जी बिल्कुल। पहले तो ऑक्सीजन भी चेक कर रहे थे, अब नहीं है वो अब तो आज उन्होंने नहीं दी, लेकिन वो पहले वो भी करते रहे। ठीक है। और सेकेंड डोज के लिए भी वही तकरीबन प्रोसेस है? ठीक है। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाते हैं? इसके बाद आप अंदर चले जाएं, वैक्सीनेशन वो रूम बनाओ, उधर वैक्सीनेट वहाँ पे जाना। ठीक है। वो आपको बिठा देंगे मेरा ख्याल 15-20 मिनट, आधा घंटा रेस्ट एरिया में, तो फिर आप उसके बाद फारिग हैं। हमने वाइटल्स चेक करवा लिए हैं,
और अब हम चलेंगे वैक्सीनेशन की तरफ, जहाँ पे दूसरी डोज लगेगी और वहाँ पे चल के देखते हैं किस तरह का प्रोसेस है। यहाँ बैठ के हमें 2 मिनट इंतज़ार करना है जितनी देर में हमारी बारी आती है, और जितना कम रश है, जिस तरीके से प्रोसेस चल रहा है, उम्मीद है कि ये बड़ी जल्दी बारी आ जाएगी। पहले भी लेफ़्ट पे लगा था, डोज वैक्सीन की लगने लगी है। लेफ़्ट बाजू पे ही मुझे दूसरी वैक्सीन भी लगनी है, आज दूसरी डोज जो है वो लगने लगी है और मैं बड़ा खुश हूँ, उसके लिए तैयारी मुकम्मल है मेरी। और इन्होंने इंजेक्शन निकाल लिया है, सिरिंज इनके हाथ में है और मैं अब चल के ये लगवाता हूँ। जी, तो ये आपने इंजेक्शन लगाया दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आपने 10-15 मिनट रेस्ट करनी है। ये डिटेंशन टाइम है, हम आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसके बाद आप गुड फील करते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अब हम चलते हैं जहाँ हमें इंतज़ार करना है थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल हम कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे कि ये प्रोसेस कैसे कैसे मुकम्मल हुआ है। ये कुछ लोगों को जिनको दूसरी डोज लग गई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, जो 15-20 मिनट का टाइम है उनको यहाँ पे गुजारना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे फर्स्ट डोज लगी है। आपको फर्स्ट डोज लगी है? जी जी। कोई रिएक्शन, कोई मतलब कोई? नॉट सो फार। कुछ भी नहीं। कितने मिनट हो गए आपको इंतजार करते हुए? 3-4 मिनट। 3-4 मिनट हुए हैं। अभी ढूंढते हैं कोई जिनको सेकेंड डोज लगी हो। ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनको सेकेंड डोज आज लगी है और इनके हवाले से बात करेंगे। सिर्फ इतना ही बता दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? नहीं जी, नथिंग, कोई एवरीथिंग स्मूथ? एवरीथिंग स्मूथ, बिल्कुल ठीक है। कोई रिएक्शन भी नहीं है? नहीं, कोई, अल्लाह का शुक्र है। खुश हैं आप? बिल्कुल, आई एम हैप्पी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, आप साथ आई हुई हैं? जी, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ हमारी गवर्नमेंट से। उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव निकाला है एंड स्पेशली हमारे एल्डर्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी। मैं बहुत खुश हूँ कि अपनी मामा को लेकर आई हूँ एंड शी इज़ फीलिंग परफेक्टली फाइन। यहाँ पे मुझे इंतज़ार करना है 15-20 मिनट और वो देखना है कि कोई रिएक्शन तो नहीं है। जब वो टाइम गुजर जाए तो फिर उसके बाद हम फ्री होंगे घर जाने के लिए। जी, हमने इंतज़ार कर लिया है 25 मिनट तकरीबन और अब हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं बाहर की तरफ। कोई रिएक्शन नहीं है माशाल्लाह और बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से सारा काम हो गया। और इसके बाद अब ये ज़रा देखना है कि सेकेंड डोज के बाद इम्यूनिटी, मुदाफ़ियत का जो है वो कितनी देर में मुकम्मल होता है, कितने दिन और एहतियात करनी है, उस हवाले से हम बात करेंगे। सेंटर के इंचार्ज, पहले भी हमने उनसे बात की थी, अब भी उनसे बात करते हैं। ये फरमाइए कि ये सेकंड डोज के बाद लोग क्या ये समझना शुरू कर दें कि उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई, अब जैसे मर्जी फिरें, या एहतियात करनी है? जी, अगर वैक्सीनेशन तो आपको किसी हद तक बचाएगी। 10 में से 7 केसेस ऐसे हो सकते हैं जिससे वैक्सीनेशन के बाद आपको कोरोना का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। बहरहाल SOP से आपने स्टिक रहना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग और जैसे भी कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर आपको पहले प्रिंट मीडिया पे आपको वॉक्स के थ्रू या वैसे बताई जाती हैं, उसको आपने अडॉप्ट किए रखना है। हमने अपना लाइफस्टाइल वैसा करना है कि हमने इस वबा से लड़ना है। वैक्सीनेशन आपको किसी हद तक बचाएगी, शील्ड करेगी। अगर आप SOPs को स्टिक नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे और कंटेक्ट आपका हो गया वायरस के साथ और आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ना डेवलप हो सकी तो आपको फिर कोरोना हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप वैक्सीनेशन के बाद भी अपने SOPs के साथ स्टिक रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, अपने घर को चीज़ों को जो हाईली टचिंग एरिया आपका है या फ्रीक्वेंट टचिंग एरिया जो है उसको आप सैनिटाइज़ करके रखें। यही सबसे बेहतर इलाज है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। थैंक यू। हमने यहाँ पे अपना प्रोसेस मुकम्मल कर लिया। यहाँ से अब हमें रुखसत होना है और बड़े इत्मीनान के साथ हम यहाँ से आए हैं। हमने तमाम प्रोसेस अपना मुकम्मल किया है और प्रोसेस के बाद हम यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाप। ज़बरदस्त, काफ़ी डिटेल में आपने यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोसेस बता दिया है। और वो जो खातून आपसे जिन्होंने बात की वो भी कह रही थी कि अरेंजमेंट्स भी बड़े अच्छे हैं, गाइडेंस प्रॉपर है। इवन वो लोग जो चल के नहीं आ पा रहे, मैंने पहले भी बताया था, वो खातून मौजूद थी जिन्होंने आके बताया कि वो खुद चल नहीं पा रही, तो दूसरा दरवाज़ा एक उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ से गाड़ी अंदर आ जाती है और वो गाड़ी में बैठे बैठे उनको वहाँ पे वाइटल्स भी चेक हो जाते हैं और वहीं पे सिरिंज आ जाती है, इंजेक्शन आ जाता है और वहीं उनको लगा दी जाती है। यानी कि इस बात का लुब्बे लुबाब ये है कि
अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, रश भी नहीं है, तो हर कोई अपने जहाँ पे भी ये वैक्सीनेशन लग रही है, वैक्सीन लग रही है, वहाँ पर जाए और फौरी तौर पर वैक्सीन करवाएं। और रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई एलर्जी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एनर्जी बढ़ गई, बल्कि एनर्जी बढ़ गई। चलें, अभी हम मूवी है किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, उससे बड़ा बिजनेस किया है। हाँ, कोई 135 मिलियन डॉलर्स के ऊपर वो मतलब बिजनेस कर गई है। तो वो चल के देखते हैं पैकेज। हाँ, उस पे पैकेज देखते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं उसका, ट्रेलर उसका देखते हैं। और मतलब आप देखें क्या शानदार तरीके पे उन्होंने बनाई है। और वैसे 200 मिलियन तकरीबन उस पर खर्च भी हुआ। अच्छा, ये ऑनलाइन बिजनेस है या सिनेमास का बिजनेस है? नहीं, ये सिनेमास का भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों है। बहरहाल पहले देख लेते हैं, ट्रेलर देखते हैं। किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, आगे क्या होगा इस मूवी में अब ये तो देखने से ही पता लगेगा, लेकिन बहरहाल ये जो मूवी है वो 980 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। हाँ, और मतलब ये है कि अभी थोड़ी सी ये टारगेट से पीछे है, लेकिन मेरे ख्याल में इतने थोड़े दिन में जब इसने इतना बड़ा कारोबार कर लिया तो वो वाला भी उम्मीद है कि वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। असल बात ये है कि ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं इसने बहुत पॉसिबल कर दिया है कि आप ऐसे मयूरुल वाक़यात दिखाने शुरू कर दें जो कि इसमें दिखाए हुए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो लोग घरों में बैठे हैं पैंडेमिक के दिनों में, उनके लिए बड़ी एक एंटरटेनमेंट है, एक्टिविटी है, वो इसको लाजमी देखें। हमने ट्रेलर तो आपको दिखा दिया, अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्टाइलो की न्यू कलेक्शन के बारे में एक खुसूसी पैकेज है, वीडियो है, वो दिखाएंगे। बिल्कुल। और A+ के नाज़रीन का शुक्रिया, पब्लिक न्यूज़ के नाज़रीन के लिए हम दोबारा से मौजूद होंगे पब्लिक न्यूज़ पर। गुड मॉर्निंग पब्लिक।